हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 17 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो दोस्तों पहला करंट अफेयर है अभी न्यूज़ में रिटेल इन्फ्लेशन एट इट्स लो सिंस 2019 से लेकर अभी तक में रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा लो है ना। अब हम लोग के लिए ये न्यूज़ उतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो घटता बढ़ता रहता है, इसमें कोई डिपेंड मतलब मैटर नहीं करेगा। आपके मैटर करना करेगा कि आप लोग को पता होना चाहिए जैसे WPI क्या है या CPI क्या है, ये इन्फ्लेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं WPI है क्या। दोस्तों WPI आपका है होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना। ये एक एवरेज चेंजेस है, ठीक है, जो कमोडिटीज़ में एक होलसेल लेवल पे शो करता है, ठीक है। मतलब होलसेल लेवल पे मतलब क्या चेंजेस आ रहे प्राइसेस में है ना, उस चीज़ को शो करता है। मतलब जैसे किसान जो होता है मतलब खेती किया, खेती करने के बाद जो उसने अनाज जिसको बेचा तो वो जो आदमी खरीद रहा है उसको वो उसका इनिशियल कॉस्ट हो गया, ठीक है। और ये कंज्यूमर हो गया जो दुकान से खरीद रहा है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीद रहा है ना। अब जो वो आदमी मतलब किसान से खरीद रहा है वो उसको ले जाएगा फैक्ट्री में, आटा बनाएगा, आटा बनाने के बाद रिटेलर्स को देगा, वो रिटेलर आपको देगा है ना। तो कंज्यूमर प्राइस जो है इफेक्ट करेगा रिटेलर को। और ये वाला जो किसान जो स्टार्टिंग वाला प्राइस है ये मतलब होलसेल प्राइस है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होंगे या फिर मतलब बड़े वो होंगे ना फैक्ट्रीज वाले होंगे तो उनको इफेक्ट करेगा। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स आप लोग समझ लीजिए एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल, ठीक है। फर्स्ट स्टेज आप मान लीजिए है ना। और वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिनिश स्टेज मतलब लास्ट वाला जो मतलब कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है। पब्लिश किसके द्वारा किया था? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। किस चीज़ को मैटर करता है मतलब मेजर करता है? ये सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करता है दोस्तों, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। इसलिए RBI इसको पहले यूज़ करता था, अब यूज़ नहीं करता। अब ये RBI अपनी मॉनिटरी पॉलिसीज के लिए CPI को यूज़ करता है ना, क्योंकि उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों यूज़ होती हैं, ठीक है। उसको मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट स्टेज, मैंने जो आपको बताया फर्स्ट स्टेज में, जैसे किसान से गेहूँ खरीदा किसी मतलब फैक्ट्री वाले ने या मैन्युफैक्चरर ने है ना, तो वो जो स्टेज होगा फर्स्ट स्टेज कहलाएगा ट्रांजेक्शन, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन। उसी समय मेजर किया जाता है इसमें इन्फ्लेशन को, WPI को, ठीक है। प्राइसेस पेड किसके द्वारा होते हैं? मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जो खरीदेगा उसको, है ना। उसके बाद इसके अंडर में कितने आइटम्स कवर्ड हैं? 697 आइटम कवर्ड है ना। जिसमें प्राइमरी सब मतलब प्राइमरी आप समझ लीजिए आइटम ज़्यादा हैं है ना, जो स्टार्टिंग वाले जैसे प्राइमरी फ्यूल हो गया, पावर हो गया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गए, है ना। इसके लिए कौन सा बेस ईयर तय किया गया है कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों? तो इसके लिए बेस ईयर तय किया गया है 2011 से 12, ठीक है। किस लिए यूज़ होता मतलब कहाँ यूज़ होता है? बहुत सारी कंट्रीज में यूज़ होता है, इंडिया में भी होता है, पहले होता था दोस्तों है ना, अब नहीं होता है। अब क्या है कि CPI को यूज़ किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। अब इसी को अब डाटा रिलीज मंथली बेसिस पे पहले होता था, मतलब वीकली पहले होता था, अब मंथली बेसिस होता है 2012 से, जो इसका मतलब बेस ईयर है ना। अब आ जाते हैं हम लोग CPI क्या है दोस्तों? CPI है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है ना, फिनिश फाइनल स्टेज वाला जो ट्रांजेक्शन होता है, जो एक कंज्यूमर मतलब एक दुकानदार को देके लेता है सामान ना, वो वाला स्टेज है ये, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है? एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट द रिटेल लेवल, ठीक है। पब्लिश बाय किसके द्वारा? सेंट्रल या नेशनल आप बोल दो है ना, सेंट्रल या नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। क्या मेजर करता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेजर करता है, जिसकी वजह से RBI भी इसको यूज़ करता है ना अपनी पॉलिसी, या पॉलिसी मेकर्स भी यूज़ करते हैं इसके लिए, इस मतलब अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। प्राइस कौन पे करता है दोस्तों? प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, जो फाइनल स्टेज वाला होता है ना। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होता है इसमें? एट द फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेज होता है WPI, ये फाइनल स्टेज होता है, इसमें ज़्यादा पता चलता है एक्चुअल मतलब काफ़ी बारीकी से मतलब डाटा मिलता है ना। उसके बाद कितने आइटम इसमें कवर्ड है? दो तरीके से इसमें आइटम कवर्ड होते हैं दोस्तों। एक तो हो गया आपका रूरल मतलब रूरल में रूरल बास्केट, और एक हो गया अर्बन बास्केट। रूरल बास्केट में 448 है आइटम्स और अर्बन बास्केट में 460 आइटम्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइटम्स कवर्ड कितने हैं मतलब इसमें जान लीजिए? एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिक्रिएशन हो गया, फूड्स एंड बेवरेजेस हो गया, अपैरल हो गया, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, ठीक है। इसका बेस ईयर 2012 है और डेटा जो रिलीज होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है। अब अगर आपको पता करना है कैसे पता, सिंपल सा बात है, जो बेस ईयर में मतलब जो खर्चा पड़ता था एक हाउस होल्ड को बास्केट में, मतलब उसके जरूरी चीज़ें जो होती है और उसको कंपेयर कर देना आज के साल में है ना, इंटू 100, तो मतलब पता चलेगा कि 2012 के मुकाबले इस समय इन्फ्लेशन क्या है, CPI, ठीक है दोस्तों। अब CPI भी इंडिया में बहुत तरह से है दोस्तों है ना, टाइप्स ऑफ CPI, तो 4 तरीके मतलब 4 टाइप्स हैं इसके। पहला आ गया आपका CPI IW इज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है इसको कंपाइल कौन करता है? ये लेबर ब्यूरो करता है दोस्तों है ना, लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बेसिस क्या है इस चीज़ का यूज़ किस लिए किया जाता है? जो मतलब पब्लिक सेक्टर है ना, उसमें जो DNS अलाउंस हो गया या वेज रिवीजन हो गया, ये इसी के मैटर मतलब इसी को देख के किया जाता है, मतलब महंगाई भत्ता या फिर वेज में रिवीजन जो किया जाता है वो इसी को देख के, मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का CPI है ना उसको देखकर ही इसमें मतलब कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका CPI AL क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चरल लेबर, मतलब जो रूरल में होते हैं है ना, एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन रूरल, ठीक है। टारगेट यही होते हैं। और कंपाइल कौन करता है ये डाटा? ये डाटा भी लेबर ब्यूरो करता है। इंडस्ट्रियल वर्कर या एग्रीकल्चर लेबर दोनों के दोनों डाटा कौन कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। क्या है इससे मदद मिलती है? ये डिटरमाइन करता है मिनिमम वेजेस, मतलब इससे मतलब एग्रीकल्चर वर्कर से पता चलता है मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी क्या है, बेनिफिट है ना, वो चीज़ बताता है। उसके बाद तीसरा आ जाता है आपका CPI RL क्या है दोस्तों? RL है आपका रूरल लेवल, मतलब गाँव के, ठीक है। टारगेट क्या है इनको? इसमें मतलब दोनों के दोनों टारगेट होते हैं। कौन से? आपके मतलब एग्रीकल्चर भी हो गए और रूरल, दोनों के दोनों, मतलब जो सिंपल लेबर होते हैं और जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, दोनों कवर हो जाते हैं इसमें RL में, रूरल लेबर में। एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर वाले होते हैं, रूरल में दोनों हो जाते हैं, एग्रीकल्चर प्लस रूरल लेबर, ठीक है।
और इससे क्या मदद मिलती है दोस्तों, इससे मिलता है आपको मेजर करने के लिए रूरल इनकम, मतलब गाँव में कितनी महंगाई है या फिर रूरल एरिया में कितनी महंगाई है, ठीक है, कंपेयर टू CPIL, ठीक है, इसके मुकाबले में मतलब एग्रीकल्चर लेबर जो CPIL के कंपेरिजन में CPIRL का मतलब कंपेरिजन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट फोर्थ टाइप है आपका CPI UNME। UNME इज फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ठीक है। ये डाटा कौन कंपाइल करता है? ये डाटा दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंपाइल करता है, ठीक है। टारगेट क्या है इनके? अर्बन पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन मैनुअल वर्क, ठीक। अब इसमें बहुत पहले यूज़ होता था ये, मतलब यही वाला CPI वाला, पर अब जैसे कि CPI कंबाइन को यूज़ होता है ना, अब इस समय ये यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए इसको अब यूज़ नहीं करते। और क्योंकि इतने से मतलब पूरा एग्जैक्ट मिल नहीं पाता ना इसमें डाटा, इसलिए मतलब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको भी ये सही नहीं लगता है। वो CPI कंबाइन मतलब टोटल ही CPI कंबाइन कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कंपोनेंट पता कर लेते हैं हम CPI के, है ना। CPI की कंपोनेंट जो CPI कंबाइंड है ये वाला, इसमें देखो रूरल प्लस अर्बन दोनों मान लो, ठीक है, ये वाला जो डाटा CPI कंबाइंड है। अब इसमें फूड एंड बेवरेजेस मतलब लगभग 46% हो गया, हाउसिंग हो गया। सेकंड में आपका मिसलेनियस आ जाता है दोस्तों, है ना, 28.32% है ना। थर्ड पे आपका आ गया आपका 10.707 हाउसिंग हो गया, फ्यूल एंड लाइट 6.84% हो गया, क्लोथिंग हो गया, पान हो गया, और पान तंबाकू इंटॉक्सिकेंट ये लास्ट पे है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा 2016 में CPI है ना स्टार्ट किया था, मतलब यूज़ RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। पहले WPI यूज़ करता था, पर WPI में क्या दिक्कत थी कि उसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए RBI ने WPI को यूज़ करना बंद कर दिया, और 2016 के बाद मतलब 2016 से RBI ने CPI को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। सेकंड करंट अफेयर है या न्यूज़ आप मान लीजिए, IMD जो है उसने फोरकास्ट किया, मतलब कि इस बार जो मतलब मानसून होगा अब नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल मानसून होता है हर साल उससे ज़्यादा ही होगा, मतलब ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। अब देखिए अब इसमें तो कुछ उतना खास है नहीं, आप क्या जानेंगे इसमें, पर मेन बात है कि आप लोग को मानसून के बारे में पता होना चाहिए। तो मानसून क्या है दोस्तों? मानसून जो एक अरेबिक वर्ड है मौसम, ठीक है, जिसका मतलब ही सीजन होता है, ठीक है, उससे ड्राइव वर्ड है, ठीक है। ये क्या शो करता है? ये सीजनल विंड्स को शो करता है दोस्तों, डेट रिवर्स डायरेक्शन ट्वाइस ईयर, मतलब एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, इधर एक साउथ वेस्ट वाला हो गया, है ना, आर एसोसिएटेड विद लार्ज स्केल रेनफॉल, ठीक है, स्पेशली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे जब गर्मी पड़ती है ना, तो वहाँ पे जाके बारिश करेंगे, तो वही ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें टाइप्स भी अलग अलग हैं दोस्तों। पहला टाइप आपका आ जाएगा साउथ वेस्ट मानसून, ये वाला दोस्तों। ये कब से कब तक होता है? ये स्टार्ट दोस्तों केरला से होता है, क्योंकि मतलब अगर आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, ये इंडिया का मैप है ना, मतलब उतना अच्छा तो नहीं बन रहा है दोस्तों इंडिया का मैप। तो यहाँ पे क्या वेस्टर्न घाट है ना, तो इसी वजह से यहाँ से स्टार्ट होता है, केरला स्टार्ट से, है ना, समझ रहे हैं। इसलिए केरला भी पहला स्टेट है जहाँ से ये स्टार्ट होता है मानसून। और अगर नॉर्थ ईस्ट मतलब आप समझ लीजिए यूटी देख बोलेंगे तो अंडमान और निकोबार आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जून से सितंबर तक चलता है ये मानसून, और जून में सबसे पहला आगमन होता है केरला में, ठीक है। लो प्रेशर का कौन सा एरिया होता है? इंडियन लैंड मास, क्योंकि उसमें गर्मी में बहुत तेज गर्म होता है ना। अब जैसे कि धरती है सॉलिड है तो वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, है ना, स्पेशली थार डेजर्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि मॉइस्ट विंड्स जो होती है मतलब इंडियन ओशन से जो भी मतलब नमी के साथ जो हवाएं आती हैं वो कहाँ आती है? लो प्रेशर एरिया में। लो प्रेशर क्या है उसमें? इंडियन लैंड मास है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी बारिश होती है, और यही है जो सबसे ज़्यादा बारिश के लिए जिम्मेदार है। साउथ वेस्ट मानसून 75% जो इंडियन एनुअल रेनफॉल है उसके लिए यही साउथ वेस्ट मानसून ही जिम्मेदार है, या फिर मतलब वो यही फायदा करता है, ठीक है। इसकी भी दो ब्रांचेस हैं दोस्तों, एक अरेबियन सी ब्रांच हो गया, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस हो गया। मतलब जैसे यहाँ से ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, तो इधर वाली जो ब्रांच होगी अरेबियन सी वाली, बे ऑफ बंगाल वाली होगी, और इधर वाली जो हो गई आपकी अरेबियन सी वाली होगी, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड टाइप आ जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जस्ट इसके बाद स्टार्ट हो जाता है सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ही होता है, ठीक है। अकर्स व्हेन सन मूव्स, मतलब जो सन है साउथवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो हाई प्रेशर जो सिस्टम है वो नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धरती जो है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है ना, सॉलिड है ना, और थोड़ी बहुत गर्माहट समुद्र में रह जाती है, तो वो क्या एरिया बन जाता है? वो एक तरह से लो प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। तो ड्राई कोल्ड विंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट बिगिंस रेनफॉल प्राइमरी टू साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया, मतलब समझ लीजिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के पास में वो मतलब रेनफॉल आता है इसी वजह से, किसी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून वजह से मतलब जाता हुआ मानसून आप मान लीजिए, ठीक है। और ये जो मानसून है इंडिया का ये ज़्यादातर मतलब वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि मतलब आप ओरोग्राफिक रेनफॉल जानते होंगे ना, तो बैरियर के कारण मतलब बादल अपना मतलब हाइट पे जाने के कारण मतलब धीरे धीरे रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब बैरियर से जो स्टार्ट होता है टोपोग्राफिकल बैरियर के कारण, तो यहाँ पे इसीलिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मानसून इन इंडिया, है ना। पहला फैक्टर है आपका ITCJ, ये दोस्तों एक लो प्रेशर बेल्ट है ना। अब ये जिस तरफ भागेगा तो उस तरफ लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देगा, है ना, तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ठीक है। ये लो प्रेशर बेल्ट नियर द इक्वेटर, और ये गर्मी के समय में जो है अपने इंडिया में नॉर्थ की साइड मतलब शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है मॉइस्ट विंड जो ओशन होते हैं उनको ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इस तरफ आने के लिए, लीडिंग टू रेनफॉल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो मॉइस्ट विंड जो है उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। दूसरा फैक्टर है आपका जो है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, ये दो तरह से काम करता है दोस्तों। एक तो मैकेनिकल बैरियर भी काम हो गया, क्योंकि ये मतलब हवा को अपवर्ड जाने में फोर्स करता है, ठीक है। और दूसरा एक हीट सोर्स है, मतलब ये लो प्रेशर एरिया की तरह भी काम कर जाता है ना। उसके बाद आपका थर्ड फैक्टर जेट स्ट्रीम आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट हो गया। ये क्या करती हैं, मतलब ये जो मतलब आप समझ लो मेडिटेरियन सी से जो आती है ना वही वाली होती हैं जेट्स। ये इसमें क्या है, ये ज़्यादा प्रिवेल करती है विंटर्स में, है ना, मूव साउथवर्ड अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून सेकंड वाला जो आता है मतलब हमारा जो इफेक्ट करता है ना उसमें।
उसके बाद आगे आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये क्या कब स्टार्ट होता है, मतलब कब फॉर्म होता है, फॉर्म्स इन समर ड्यू टू हीटिंग ऑफ द टिबेटन प्लेटो, ठीक है। किस चीज़ को फायदा करता है, ये साउथ वेस्ट मानसून को आता है, जो इस तरफ से आता है ना इंडिया के, आप मान लीजिए जैसे ये इंडिया वाला जो पोर्सन है इधर से नॉर्थ ईस्ट होते यहाँ से जो आता है, इसको साउथ वेस्ट मानसून को ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेंथ दे देता है, ठीक है। अब सोमाली जेट, ये सोमाली जेट तो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन में ही क्रिएट होता है, ठीक है। और ये भी मतलब इसी मतलब जो अरेबियन सी में जो मानसून क्रिएट होता है ना, मतलब मानसून को और पुश कर देता है मॉइस्चर को, मतलब अरेबियन सी से इंडिया में जाने के लिए, है ना। अब देखिए तो बारिश के भी मतलब तरह तरह के वेरिएशन होते हैं इंडिया में, है ना, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होता है क्योंकि ओरोग्राफी की लिफ्टिंग होती है ना, पहाड़ है तो वहाँ पे ज़्यादा ही पानी आ जाता है ना। उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो आगे की तरफ भागता है ना। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया एक्सट्रीमली हाई, ये भी मतलब ओरोग्राफी मान लो, क्योंकि यहाँ पे भी वही दिक्कत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मतलब हैवी रेनफॉल हो जाता है। उसके बाद स्पेशली इन मेघालय, ये है एक प्लेस ध्यान रखना दोस्तों, मैसीन राम दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थन प्लेन में मॉडरेट टू हाई होता है ना। डेक्कन प्लेटो में लो होता है ना, कंपेरेटिवली सबके कंपेरेटिवली में। और राजस्थान और गुजरात मान लो एकदम सूखा ही पड़ा रहता है, बहुत कम होता है ना, स्कार्स होता है इसमें, है ना। उसके बाद थर्ड आपका आ गया, अभी तक हम लोग दो ही पढ़े हैं। तीसरा करंट अफेयर आपका वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट रिपोर्ट है, ये किसने लाई है, ये एसीआई ने लाया है, एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसमें बस जान लेना कि आईजीआई एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको 9th रैंक मिला है, ठीक है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट में वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में माउंट स्पर न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे है, अलास्का यूएसए। अलास्का भले कनाडा के ऊपर में हो, है ना, नॉर्थ में हो, नॉर्थ में भी नहीं, मतलब आप समझ लीजिए वेस्ट साइड में है, ठीक है। और ये पार्ट किसका है, पहले रसिया का पार्ट था, पर एक ट्रीटी के थ्रू रसिया ने यूएसए को दे दिया, अब ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। मैग्मा दोस्तों जो धरती के नीचे हो वो मैग्मा है, क्योंकि उसमें गैस भी होता है। अब विदाउट गैस जो होता है वो लावा होता है, जो आउटसाइड अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद एक और करंट अफेयर है आपका दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी। ये क्यों करंट अफेयर में न्यूज़ में, क्योंकि इसने क्लेम किया है कि ये हर साल 14 अप्रैल को एज ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डे मनाएगा, ठीक है, उसके मेयर ने घोषणा की है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका भूभारती। भूभारती क्या है, ये दोस्तों मतलब एक लैंड रिकॉर्ड पोर्टल है, पहले कोई और यूज़ करते थे पर उसमें धांधली ज़्यादा हो जाती थी, रिकॉर्ड सही मतलब पता नहीं चलते थे। तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया, पूरा डिजिटली है ये, है ना। भूभारती एक लैंड रिकॉर्ड पोर्टल है। उसके बाद आपका 7th करंट अफेयर हो गया, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया है, ये लाया गया दोस्तों टाटा ट्रस्ट और अदर्स के द्वारा लाया गया है। इसमें रैंक 1 ओवरऑल कैटेगरी में कर्नाटक को मिला है, और अपना जो उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है, ये ओवरऑल कैटेगरी में सबसे लो में है, ठीक है, सबसे नीचे में। और इनको चार मतलब बेसिस पे रखा जाता है, जैसे पुलिस कैसी है, पुलिस व्यवस्था कैसी है, टाइम पे पहुंचती है नहीं पहुंचती, जुडिशरी कैसी है, प्रिजन कैसे हैं, व्यवस्था कैसे है, मतलब वहाँ पे उनके मतलब ज़्यादा परिचालना तो नहीं की जाती, और फिर लीगल हेल्प क्या है, मतलब ये चौथा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका मैस्कोट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, क्या है, गज सीमा, मतलब शेर है, ठीक है, गज सीमा। और लोगो जो है वो 2 कलर का है, ऑरेंज और येलो। और इसमें मतलब जैसे बिहार में हो रहा है तो महाबोधि ट्री हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, पीपल ट्री हो गया, स्पैरो हो गया, मतलब मधुबनी पेंटिंग होगी, छठ पूजा होगा, गैंग डॉल्फिन, इन सबको उसमें पिक्चराइज किया गया। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं खत्म होता है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, है ना, लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।